हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे हैं स्टोरी माफियाज हार्ट बीट। अब आगे सी पॉइंट पर माफिया किंग्स और उनके आर्मी उस रूट पर पहुंच चुके थे जहां पर फॉरेन कंट्री से आने वाली वेपन्स इंपोर्ट होने वाली थी। ये वेपन्स माफिया शेखर तिवारी इंपोर्ट करवा रहा था, जिसने पहले माफिया किंग से उस काम को करने के लिए कहा था। पर जब माफिया किंग्स ने आधे वेपन्स की डिमांड की थी तो उसने नया प्लान बनाकर रूट और टाइम चेंज कर लिया था। शेखर माफिया था, पर वो सारे इलीगल काम किया करता था, जिसमें स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और भी बहुत सारे क्राइम्स इंक्लूड थे। अगर उससे ये सारे डेंजरस और हाई टेक वेपन्स मिल गए तो वो माफिया वर्ल्ड पर राज करने के लिए बहुत सी चीज़ों को बर्बाद कर देगा। अभी शेखर और उसके गैंग के लोग वेपन से भरे हुए बॉक्सेस को बड़े बड़े ट्रक्स में भर रहे थे। लगभग 40 ट्रक भर जाने के बाद और उसी गैंग को वहाँ से जाने ही वाली थी। उसका एक आदमी सिर झुकाकर, बॉस सब कुछ तैयार है, हमने सारा काम कर दिया है, शेखर स्माइल करते हुए। गुड। बेचारे माफिया किंग्स वो वहाँ वेपन्स का इंतज़ार करते रहेंगे और यहाँ मैं अंडरवर्ल्ड का सबसे पावरफुल माफिया बन जाऊँगा। वो खुद पर ही प्राउड फील करके वहाँ से जाने ही वाला था। उन सभी के कदम गोलियों की आवाज़ से सुनकर रुक गए। एडी अपना दांत पीसते हुए, इतनी जल्दी नहीं बास्टर्ड। जेके गुस्से से, ज़मीन पर गिरने वाले कीड़े हवा में नहीं उड़ा करते शेखर। शेखर और उसके गैंग के लोगों ने जब माफिया किंग्स को देखा तो उनके होश ही उड़ गए। शेखर कंफ्यूज होते हुए, ऐसा कैसे हो सकता है? उन लोगों को कैसे पता चला वेपन्स आज ही इम्पोर्ट हो रहे हैं? दूसरा आदमी डरते हुए, बॉस अब हम क्या करें? शेखर गुस्सा होते हुए, क्या करे से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपने वेपन्स को नहीं खो सकता, मैंने बहुत मेहनत करके इसे इंपोर्ट करवा लिया है। शेखर और उसके गैंग के लोगों ने माफिया किंग्स और उनकी आर्मी की तरफ फायरिंग करना शुरू कर दिया, पर ऐसा कोई भी अब तक पैदा नहीं हुआ था कि जो माफिया किंग्स को रोक सके। वो लोग ऐसे ही माफिया किंग्स नहीं बने थे। एडी रियान को देखकर, रियान और शुभम, तुम दोनों हमारे कुछ आदमियों को लेकर जाओ और वेपन्स ट्रक को अपने कब्जे में कर लो। रियान और शुभम एक साथ, यस बॉस। वो दोनों अपने साथ कुछ लोगों को लेकर चले गए। विराट एडी के पास आकर, भाई मैं शिप के अंदर जा रहा हूँ ताकि ये वेपन्स इलीगल है और उसके पूरे प्रूफ है, ये इंफॉर्मेशन ला सकूँ। एडी स्मार्क करते हुए, हाँ सब कुछ बर्बाद कर दो ताकि हम लोग जेके के खिलौने बिना किसी प्रॉब्लम में ना जा सके। जेके गुस्से से, भाई इस बास्टर शेखर को तो मैं देखता हूँ। एडी यूवी को देखकर, यूवी तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? यूवी स्माइल करते हुए, यस भाई। पूरी माफिया गैंग अपने अपने काम के लिए अलग अलग हो गई। रियान और शुभम शेखर के गैंग के लोगों से फाइट कर रहे थे, जिनके पास वेपन्स वाले ट्रक्स थे। उन लोगों ने सारे ट्रक्स अपने कब्जे में कर लिए थे। अब उनके ट्रक्स के ड्राइवर शेखर के गैंग के लोगों की जगह माफिया किंग्स के लोगों ने ले ली थी। रियान और शुभम वहां से ट्रक लेकर माफिया किंग्स के सीक्रेट अड्डे की तरफ निकल चुके थे, जहां पर ये हाई टेक इम्पोर्टेड वेपन्स रखे जाने वाले थे। सभी 40 ट्रक्स एक के पीछे एक चल रहे थे। उन पर माफिया किंग्स के लोग दिखने के बाद किसी भी पुलिस ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। यूवी और उसके साथ कुछ लोग आसपास की जगह अच्छे से चेक कर रहे थे ताकि वहाँ कोई स्कूल, कॉलेज या फिर ऐसा कुछ तो नहीं है और पब्लिक वर्क स्टेशन तो नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है और लास्ट में आदित्य वही करेगा जो उसे करना पसंद है। इसलिए ये ज़रूरी था कि कोई भी आसपास नहीं होना चाहिए। जेका बिना किसी रहम के शेखर को पीटे जा रहा था, जबकि शेखर खुद भी बहुत स्ट्रांग था, पर माफिया किंग्स जेके के सामने वो कुछ भी नहीं था। जेके के कुछ आदमी भी उसकी तरह शेखर के गैंग के लोगों की पिटाई किए जा रहे थे। जेके उसके कॉलर पकड़कर, यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ गेम खेलने की? शेखर दर्द से कराते हुए, छोड़ दो मुझे ऐसा फिर भी नहीं करूँगा। जेके एक डेविल स्माइल करते हुए, ऑफ कोर्स मैं छोड़ दूँगा तुम्हें, और तुम इस दुनिया के को भी छोड़ दोगे बस कुछ ही मिनट में। शेखर बुरी तरह से सांस लेते हुए, मैं तुम्हें 50% वेपन्स दे दूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। जेके डार्कली चकल करते हुए, नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं खुद ही ले लूँगा। उसने उसकी पसलियों पर एक ज़ोरदार पंच किया
जिससे हड्डियां टूटने की आवाज़ आई। शेखर क्या मुंह से हर पंच के साथ खून निकल रहा था। जेके ने उसके बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए आयरन आयरन रेलिंग के पास ले गया और उसके सिर वहां से दे मारा। जेके उसका सिर रेलिंग पर मारते हुए, फिर कभी खुद को पावरफुल मत बोलना, ये सब बोलते हुए जेके लगातार उसे मार रहा था। जेके फिर से उसने अपने एक हाथ से घसीटने लगा, जैसे कि शिखर में कोई वजन ही ना हो। वो उसे घसीट कर शिप के बीचों बीच ले आया और उसे पेट पर लात ही मारने लगा। शेखर अब अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था, यहाँ तक कि वो सांस भी बहुत मुश्किल से ले रहा था। जेके अपनी डार्क और डीप आवाज़ में, फिर कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना इडियट। जेके ने आखिरी बार शिखर को देखा, जो लगभग आधमरा हो चुका था। जेके ने अपनी गन निकाल कर शिखर पर पॉइंट कर दी। जेके लाल आंखों से डार्क आवाज़ में, हमने तुम्हारे जैसे शिट को अपनी शादी में बुलाया, जहाँ तुम्हारी गंदी नज़रें हमारी वाइफ्स पर पड़ी। उसके बाद भी तुम एक वीक तक जी लिए, पर अब बहुत हुआ। जेके ने अपनी गन की सारी बुलेट शेखर के सिर पर उतार दी, जिससे वो ऑन द स्पॉट मर गया। जेके ने अपनी हाथों को साफ किया और वहाँ से इतनी शांति से चलने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरी तरफ विराट के साथ, विराट शिप के कंट्रोल रूम में था। वो वहाँ हर कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा था। फाइनली उसे वो चिप मिल ही गई, जिससे सारे एविडेंस थे कि वेपन्स इलीगल थे। उसने सारे प्रूफ डिस्ट्रॉय कर दिया, सिवाय एक कॉपी के, जो उसी के पास था। विराट ने उस चिप को अपनी शर्ट के पॉकेट में रखा और वहाँ से जाने लगा, पर जब वो टर्न हुआ तो उसके सामने कुछ आदमी और वो इंसान दिखा जिसने अपनी कंट्री से वेपन्स को इलीगली इंपोर्ट किया था। उन सभी ने विराट की तरफ गन पॉइंट करी थी। विराट ने भी अपनी गन निकालने के लिए अपनी कोट के पॉकेट में हाथ डाला, पर वहाँ गन नहीं था। उसने मन ही मन खुद को गालियाँ दी अपनी गन भुलाने के लिए। एक आदमी स्मार्क करते हुए, ओह लगता है तुम्हारी गन भूल गए हो तुम, सो बैड। दूसरा आदमी थोड़ा हंसते हुए, कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ हमें वो चीज़ देनी है जो अभी तुम्हारे पास है, उसके बाद तुम चुपचाप शांति से यहाँ से निकल जाओ। हम इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वेपन्स किसको मिले, हमें हमारा पैसा पहले ही मिल चुका है, तुम बस वो चिप हमें हवाले कर दो। विराट ने उन सभी को डार्कली देखते हुए अपना कोट उतार दिया। उसकी बिग मसल्स और हाथों की नसें अच्छे से रिवील हो रही थी। जब उसने अपनी स्लीव्स को फोल्ड करना शुरू कर दिया, उसने अपनी गर्दन को अक्रन को निकालते हुए उन आदमियों की तरफ देखा और धीरे धीरे उनकी तरफ चलना शुरू कर दिया। विराट अपनी डीप आवाज़ में, मुझे मोस्टली फ़िज़िकल फ़ाइट करना पसंद नहीं है, पर क्या करें, तुम लोग किस्मत तुम्हारी साथ नहीं है। वो सारे आदमी गुस्सा हो गए। उन सभी ने एक आदमी के हाथ में चाकू लिया और विराट की तरफ दौड़ा, पर विराट ने उसका हाथ पकड़ा और चाकू सीधा उसी के गर्दन पर दे मारा, पर अभी भी उन लोगों को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरे लोगों ने डरते हुए अपना थूक गटका और सभी ने एक साथ विराट पर अटैक किया, पर विराट ने बड़े ही जेंटल तरीके से उन सभी को मार डाला। वैसे मारने पे भी जेंटल होता है, ओके छोड़ो। जैसे कि वो कुछ ही नहीं कर रहा हो। वो फाइटर टाइप नहीं था, पर जिस तरह से वो लोगों को मार रहा था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। विराट शिप पर जाने ही वाला था कि तभी एक आदमी ने पीछे आकर के उसके कंधे पर गोली मारी। विराट ने उस आदमी को कंधे से पकड़ा और उस आदमी को विराट के पैरों पर गोली मार दी। विराट नीचे गिर पड़ा। उसे अपने पास ही एक गन गिरा दिखा। विराट उस गन को उठाने ही वाला था कि उस आदमी ने फिर से उसके कंधे पर गोली मार दी। विराट ने गन को जैसे तैसे उठा ही लिया और उस आदमी को शूट करने ही वाला था कि तभी जेके आ गया और उसने आदमी के सिर पर 3 के 3 गोलियां उतार दी। उसने और उसकी उस मौके पर ही मौत हो गई। जेके जल्दी से विराट की तरफ दौड़ा। जेके बहुत चिंता करते हुए, भाई ये सब कैसे हुआ, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। विराट दर्द में कराते हुए, ये कुछ नहीं है, बुलेट ने सिर्फ मुझे टच किया है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलते हैं। जेके गुस्से से, नहीं भाई आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। हाँ और आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। 1 मिनट, आपकी गन कहाँ है? विराट नॉर्मली,
मैं भूल गया। जेके को ये बात बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि विराट अपनी गन भूल गया। उसकी शूटिंग स्किल्स कोई मजाक नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों से फिजिकल फाइट करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपने दुश्मनों को देखते ही गोली मार देता था। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता था कि वो अपने गन ही भूल जाए। पर तभी वहाँ पर यूवी और एडी आए। वो दोनों भी विराट को इस हालत में देखकर शॉक हो गए। यूवी और जेके विराट को अपनी कार में बैठाकर राठौर मेंशन की तरफ चले गए। एडी उस पूरी जगह को ब्लैंक फेस के साथ देख रहा था। सिर्फ वही जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो अपने किसी भी भाई को दर्द में नहीं देख सकता था। उसे अभी खुद को रिलैक्स करना था, कुछ पीस, कुछ प्लेजर, ऐसा कुछ जिससे उसका गुस्सा शांत हो सके। उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट को बाहर निकाली। उसने अपने लाइटर को जलाया और लाइटर काम नहीं कर रहा था। उसने एक गहरी सांस भरी। उसने चारों तरफ देखा तो एक कोने में ऑयल और डीजल से भरा हुआ कैन दिखाई दे रहा था। उसने वो कैन उठाया और पूरे शिप पर ऑयल और डीजल बिखेर दिया। वो शिप से बाहर आया। उसने अपनी गन निकाली और शिप पर शूट कर दिया। वो बुलेट सीधा जाकर शिप के इंजन के पास रखी मेटलिक प्लेट पर जाकर टकराई, जिससे वहाँ चिंगारी पैदा हो गई। तभी वहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और पूरी शिप आग की लपटे में घिर गई। विराट ये सब बहुत शांत आंखों से देख रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये नज़ारा ऐसा लग रहा था कि जैसे समंदर के अंदर कोई आग का गुब्बारा हो जिसकी लपेट आसमान को छू रही हो। 15 मिनट तक खुद के किए हुए कांड को देखते हुए एडी प्लेजर महसूस कर रहा था। उसके बाद वो शिप से थोड़ा पास आकर झुका और उसमें से फिर अपनी सिगरेट को निकाला और शिप की जलती हुई आग से अपनी सिगरेट सुलगाई। उसने सिगरेट को अपने होठों पर रखा और एक लंबी कश खींचकर उसे छोड़ा। एडी स्मार्क करते हुए शांत आवाज़ में, जितना ज़्यादा बर्बादी उतनी ही ज़्यादा शांति। एडी अपनी लाइटर को देखकर, देखो, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। वो स्मार्क करते हुए वहाँ से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर विराट की गन कहाँ गई थी? जानने के लिए सब सुनते रहिए। थैंक यू।